नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली दोस्तों क्लासेज चल रही है। डीसी मोटर हम पढ़ रहे हैं। बेक ईएमएफ हो चुका है, डीसी मोटर का टॉर्क हो चुका है। आज बात करेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर कौन कौन से होते हैं। कई दफ़ा पेपर में इसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ है और कई दफ़ा अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे विस्तार से तीनों स्टार्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका कारण जान लेते हैं। यानी सवाल पूछा जाता है कि डीसी मोटरों में स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, डीसी मोटरों में स्टार्टर है क्या, स्टार्टर की व्यवस्था के लिए हम पूरा जो वो सेटलमेंट करते हैं वो दरअसल है क्या। तो ये अगर 2-3 चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमें मोटा मोटी ये समझ में आ जाएगा कि स्टार्टर क्या होता है। और उसके बाद में जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट है उनकी कार्यप्रणाली से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ओवरलोड रिले कैसे कनेक्ट होती है, एनवीसी कैसे जुड़ी होती है। सबसे ज़्यादा सवाल तो एनवीसी का ही आता है। और एक दो कोई एक्स्ट्रा बात, ये 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ कब नहीं करना चाहिए या 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक यानी कमी क्या है। आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे ठीक है, अच्छा टॉपिक है। और ध्यान रखना, डीसी मोटर के स्टार्टर पढ़ रहे हैं तो जो एसी मोटर है, एसी मोटर के स्टार्टर जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, डीसी मोटर के स्टार्टर हैं, एसी मोटर के स्टार्टर अलग होते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे एक साथ ही जोड़ लेते हैं एसी डीसी स्टार्टर्स को। अलग अलग मैंने पढ़ाया हुआ, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो, बट आपको मैं रिवाइज और करा देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर, यानी स्टार्टर का कारण, यूज क्यों करते हैं, दरअसल ये पूरी व्यवस्था है क्या, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैं कारण बता रहा हूँ आपको, स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, ये पेपर में अपन से पूछा जाता है और इसका हमें आंसर लिखना है स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करने के लिए। अब इसका देखो कि पेपर में हिंदी इंग्लिश अलग अलग तरह से आ जाएगा। प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए, जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए। समझ गए? ठीक बात है। पॉइंट यहाँ से ये उठता है कि स्टार्टिंग में धारा लगभग होती कितनी है और वो लगभग हाई क्यों होती है। ध्यान रखना, कहते हैं कि इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग करंट होती है वो रनिंग करंट या रेटेड करंट की 5 से 7 गुना अधिक होती है। लेकिन अगर डीसी मोटर की तुलना की जाए तो लगभग 1.5 गुना के आसपास होती है। फिर भी 1.5 गुना करंट डीसी में हाई ही मानी जाएगी, क्योंकि डीसी में धारा प्रवाह को नियंत्रित केवल रेजिस्टेंस कर सकता है। एसी में रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी होता है, यानी एसी में धारा प्रवाह का विरोध 2 कारकों की संयुक्त उपस्थिति से होता है और दोनों को मिलाने के बाद इम्पीडेंस निकल कर आता है, जो कि वेरी वेरी हाई होता है। इसलिए इजीली स्पीड कंट्रोल हो जाता है, करंट कंट्रोल हो जाता है। लेकिन डीसी में अगर बात करें तो डीसी में केवल रेजिस्टेंस जो होता है वो है, रिएक्टेंस होता नहीं है। कोई बात नहीं। कहते हैं कि डीसी मोटरों का स्टार्टिंग करंट लगभग 1.5 गुना होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है तो सही ना, 1.5 गुना भी तो कम नहीं है। रेटेड से ऊपर चला गया तो भैया कहीं भी मोटर निपट जाएगी। अब बात आती है कि उच्च धारा होती क्यों है, इसके कारण क्या है। सवाल हमसे ये पूछा जाएगा, डीसी मोटर की हाई स्टार्टिंग के कारण क्या है। देखो, हमने वोल्टेज किसे दिया, आर्मेचर को। तो पहली बात, किसी भी उपकरण या लोड में करंट को वो कंट्रोल करता है जो उसका उपकरण का खुद का रेजिस्टेंस हो। तो हमें पता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। याद रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी चुका है। डीसी मशीनों में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। जब आप कारण की बात करेंगे तो नंबर 1 आपको क्या उत्तर देना है, आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है।
हो सकता है ना दो ऑप्शन बनाकर यही पूछ ले कि डीसी मोटर में हाई स्टार्टिंग के कारण कौन से होते हैं, या दो कथन दिए गए हैं कौन सा सही है। कुछ भी आजकल पेपरों में पूछा ही जा सकता है, खास तौर से यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल जैसे एग्जाम में तो आते ही स्टेटमेंट ही आते हैं। कम प्रतिरोध है, जरूर हमसे पूछा भी जा सकता है कि कितना होता है, तो याद रखना डीसी आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है। तो पेपर में ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई बात नहीं, चलो आर्मेचर का प्रतिरोध नहीं था, इसने स्पीड कंट्रोल नहीं करी, कोई बात नहीं, तो और कौन कर सकता है। दरअसल आर्मेचर को वोल्टेज सप्लाई, जो वोल्टेज हमने दी थी वो नहीं मिलती। सप्लाई वोल्टेज को आर्मेचर चालकों में धारा चलाने के लिए बैक ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यानी पहले बैक ईएमएफ उसका विरोध करेगा, फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, तो फिर जो परिणामी वोल्टेज बचेगी, क्योंकि डीसी मोटर में लगाया गया वोल्टेज बैक ईएमएफ से हमेशा अधिक होता है, इसलिए ये डोमिनेट होता है, मतलब प्रभावी पार्ट होता है। मान लो 220 वोल्ट हमने दिए, बैक ईएमएफ 210 वोल्ट था, तो दोनों का अंतर आया 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट आर्मेचर के अंदर जाएगा, जिसके कारण से धारा चलेगी। समझ गए ना। तो बैक ईएमएफ कंट्रोल कर लेता है करंट को, बट हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग की। और गुरुजी स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम और होती है कि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान भी नहीं होता है, बैक ईएमएफ का मान बिल्कुल जीरो होता है। ये ऐसा क्यों हुआ भैया, तो ये हमने बैक ईएमएफ की क्लास जो करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि बैक ईएमएफ गति के समानुपाती है, स्पीड के प्रोपोर्शनल है। अब गति आएगी तो बैक ईएमएफ आएगा ना। मोटर ने तो अभी चलना स्टार्ट ही नहीं किया, जब मोटर चली नहीं, आरपीएम जीरो, तो बैक ईएमएफ जीरो, ठीक है ना, क्योंकि एन जीरो है स्टार्टिंग में, तो फिर बैक ईएमएफ का मान भी कितना, जीरो। अब ये भी तो करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। परिस्थिति क्या आ गई, परिस्थिति ये आ गई कि स्टार्टिंग के समय, हालांकि ये मैंने बैक ईएमएफ वाले में शायद आपको लिखवा भी दिया था, परिस्थिति गुरुजी ये आ गई कि स्टार्टिंग के समय आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ का मान जीरो है, इसलिए आर्मेचर की जो परिणामी वोल्टेज है वो कितनी है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। आर्मेचर में करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा VA/RA, है ना। अब RA का मान अगर 1 ओम भी माने तो यूँ समझ लो कि 240 वोल्ट पर अगर 1 ओम आर्मेचर प्रतिरोध है तो करंट सीधा सीधा कितना हो गया, 240 एम्पियर। वहीं अगर अपन बैक ईएमएफ के अकॉर्डिंग बात करें, मान लो कि 240 के समय बैक ईएमएफ 230 वोल्ट था, तो आर्मेचर को कितनी वोल्ट मिलती, 10 वोल्ट। 1 ओम प्रतिरोध भी माने तो धारा कितनी आती, 10 एम्पियर। लेकिन स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ है नहीं, तो करंट कितनी आ रही है, 240 एम्पियर। यानी यहाँ से लगभग अगर अपन देखें तो कितना, 24 गुना करंट हो गया। बोलो कंपेरेटिवली देखो कितना हाई हो गया। तो समझ सकते हैं ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम। बात समझ में आ गई क्या, दोबारा सुन लो। स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम डीसी मोटर में स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टिंग करंट हाई मानी जाती है, उच्च मानी जाती है। कितनी मानते हैं, लगभग 1.5 गुना ही मानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में 24 गुना बताई है, ये एक थ्योरेटिकल हम समझ सकते हैं वैल्यू के हिसाब से, प्रैक्टिकली इतना डिफरेंस आता नहीं है। हाई करंट के कारण क्या है, हाई करंट के 2 कारण हैं। वे आर्मेचर को कंट्रोल करने वाले कारक कौन थे, 2 कारक थे, तो दोनों कारकों की कमी है। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम है, बैक ईएमएफ का मान 0 है ना। तो दोनों ही करंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब करें क्या फिर, है ना। बात तो ये आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखो
तो जो 2 नंबर फैक्टर है ना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो एक ही शर्त पे आ सकता है कि अगर मोटर रन करेगी तो आएगा। मोटर रन करने के लिए इनिशियल कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। इनिशियल में करंट आ ही जाएगी, आर्मेचर तो जल ही जाएगा ना। तो फिर क्या करें? फिर एक ही ऑप्शन है कि ये जो आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम है इसे बढ़ा करके 100 ओम कर दिया जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर कि रनिंग में बाद में फिर प्रॉब्लम करेगा, पूरी तरह से टॉर्क नहीं बना पाएगा। अगर अपन ने आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया तो क्या होगा? बाद में भी तो करंट कम जाएगी ना। अब कम जा रही है तो बाद में भी कम जाएगी। इसका मतलब कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस को परमानेंट हाई नहीं कर सकते। तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो स्टार्टिंग के समय आर्मेचर को रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, बाद में जैसे मोटर रन कर जाए तो बैक ईएमएफ आने लग गया, जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़े वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो जाए, एंड फाइनली बैक ईएमएफ पूरा आ जाए तो फिर ये रेजिस्टेंस पूरा कट जाए और केवल आर्मेचर का एक प्रतिरोध बचे जो उसका है। तो ऐसी एक व्यवस्था हमने बनाई, इसे बोलते हैं स्टार्टर। तो बात समझ में आ गई होगी कि अब हम करते क्या है ना? तो फिर ध्यान से सुनिएगा। आता है धारा नियंत्रण हेतु यानी करंट कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ये जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ना, आर्मेचर के सीरीज में, श्रेणी क्रम समझते हैं, सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है या फिर संयोजित किया जाता है। बात एक ही है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अतः धारा नियंत्रित करने हेतु हम क्या करेंगे? आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अब अकेला रेजिस्टेंस तो काम कर नहीं सकता, उसके साथ फिर हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस वगैरह भी लगानी पड़ेगी। तो उस पूरी व्यवस्था का नाम स्टार्टर है। एक बार आप इतनी दूर का लिख लो, है ना, 5-7 लाइनें लिखवाइए, मुझे लगता है सारी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लो इसको। चलो बहुत समय दे दिया, वीडियो रोक करके लिख लेना, है ना, वहाँ वीडियो को आप रोक भी सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर, है ना, यानी डीसी मोटर के स्टार्टर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से वो टाइप है। तो नाम तो आपने भी सुनी रखा होगा। 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं 2 पॉइंट, दूसरे को बोलते हैं 3 पॉइंट और तीसरे को बोलते हैं 4 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कौन से है वो भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। ये ध्यान रखना पॉइंट कौन से आते हैं। तो पहली बात आपको मैं ये लिखवा दूं कि इनका जो पॉइंट आता है ना, वो आता है कनेक्शन टर्मिनल। यहाँ पॉइंट से आज से संयोजन 0 से है, यानी 2 पॉइंट स्टार्टर में जुड़ने के लिए आपको केवल बाहर 2 ही सिरे दिखाई देंगे, 3 पॉइंट में 3 और 4 पॉइंट में 4, जो कि ये बताते हैं कि इस सिरे को यहाँ जोड़ना है, इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करना है। सिंपल सी बात है। पॉइंट आता है इनके यूजेज को लेकर, ठीक है ना।
चलो ये संयोजन सिरा बाद में लिखवाएंगे। सबसे पहला 2 पॉइंट का आता है, तो ध्यान रखना है ये केवल और केवल सीरीज मोटर के काम आएगा और किसी भी मोटर के लिए नहीं, ठीक है। यानी 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट मोटर या कंपाउंड मोटर के लिए नहीं कर सकते। तो ये पेपर में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अभी भी आ सकता है ITI लेवल में, जब कई बार ठीक ठाक पेपर बनाना हो मॉडरेट लेवल का तो ये चीज़ें दे देते हैं। टफ पेपर बनाना हो तो नहीं देंगे, सिंपल सी है। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों का यूजेज कॉमन है, ये दोनों शंट और कंपाउंड मोटर के काम आएंगे, यानी ये भी शंट के लिए है और ये भी कंपाउंड के लिए है, दोनों है, ठीक है ना। बात ये आती है कि दोनों में से प्रायोगिक रूप से यूज किसका नहीं करना चाहिए, ये कौन सा कहाँ नहीं लगाना चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो एक बार इतना सा हो गया, बाकी जो पॉइंट इनके आएंगे वो मैं आपको अलग अलग लिखवा दूंगा, ठीक है। 2 पॉइंट सीरीज के लिए, 3 पॉइंट शंट और कंपाउंड के लिए, 4 पॉइंट भी शंट और कंपाउंड के लिए। चलो मैं यही एक्स्ट्रा जो बातें हैं ना वो लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर की जो एक एक्स्ट्रा बात है ना वो ये है कि फील्ड नियंत्रण विधि से गति नियंत्रित नहीं कर सकते, इस दौरान मोटर ट्रिप हो जाती है, ठीक है। इस दौरान मोटर ट्रिप हो जाती है, ये एक इसकी बड़ी कमी आती है, ठीक है। और बाकी इसमें 2 प्रोटेक्टिव डिवाइस NVC और वो लगती है, वो कार्यप्रणाली समझाने के बाद बताऊंगा आपको। तो आ जाओ एक बार अपन एक एक करके इनकी कार्यप्रणाली को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 पॉइंट स्टार्टर है, और थोड़ी सी मुझे लगता है ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। ये लो, अब सही दिख रहा होगा ना सबको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं बोल के आपको और बता दूंगा थोड़ा सा साथ में। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। देखो 2 पॉइंट स्टार्टर के वो 2 बिंदु कौन से हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये रहा। एक पॉइंट का नाम है L पॉइंट, L बोले तो यहाँ पर लाइन से जुड़ा हुआ सिरा, और ये है A पॉइंट, A बोले तो आर्मेचर से जुड़ने वाला सिरा, यानी ये वो टर्मिनल है जो आर्मेचर के साथ कनेक्ट होना है। बड़ा सिंपल सा है, प्लस और माइनस DC के 2 टर्मिनल है। ये DPIC स्विच लगा हुआ है। ध्यान रखना DC में दोनों में फ्यूज लगते हैं, क्योंकि DC में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक जितने खतरनाक होते हैं। AC में फेज पर फ्यूज और न्यूट्रल पर लिंक लगता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रख लिए अगर पेपरों में सवाल आता है। फेज पर फ्यूज, न्यूट्रल पर लिंक लगता है DC में दोनों, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ ग्राउंड, नेगेटिव के साथ भी ग्राउंड उतना ही खतरनाक होता है। तो यहाँ से देखो पहला टर्मिनल हमारा आया, और ये स्पाइरल स्प्रिंग लगी रहती है यहाँ पर बीच में, और ये हमारा हैंडल है, और इस पोजीशन पर आया। देखो यहाँ आगे कनेक्शन का कोई सिरा नहीं था, तो ये मोटर की ऑफ पोजीशन कहलाती है, क्योंकि एक टर्मिनल मोटर को सीधा दे दिया माइनस वाला। अब मोटर तब चलेगी जब यहाँ से उसे प्लस वाला टर्मिनल और मिले, प्लस माइनस दोनों मिलेंगे तो मोटर चलेगी। सीरीज मोटर है तो सीरीज फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। D1 D2 देखो सीरीज के टर्मिनल है, A1 A2 आर्मेचर के टर्मिनल है। सिंपल बेसिक जानकारी है। यहाँ से अपन ने क्या किया, सप्लाई दे दी मोटर को डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से फेज रोटेट करते हुए लेकर आएंगे। अब अगर यही वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करवा देते तो हाई करंट आर्मेचर लेता और वाइंडिंग जल जाती, इसलिए हमने थ्रो दी रेजिस्टेंस। ये जो पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध बोलते हैं, और DC मशीन में ये यूरेका का बना होता है, ध्यान रखना। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ भी लिया था कई बार, ठीक है, कि बाहरी प्रतिरोधक जो है वो किसका बना होता है या कहाँ से यूजेज अपन उसको लेते हैं। अब देखो जैसे ही अपन क्या करेंगे कि इस हैंडल को यहाँ पॉइंट नंबर 1 पर लेकर आएंगे ना, तो देखो इन सभी रेजिस्टेंस के थ्रू NVC के थ्रू होता हुआ मोटर को सप्लाई मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगा होता है तो वो वोल्टेज को ड्रॉप करवा देता है, यानी अब आर्मेचर को कम वोल्टेज जा रही है, स्वाभाविक रूप से धारा कंट्रोल हो गई, ठीक है। लेकिन हैंडल के अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, तो आप यहाँ हैंडल को छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम हैंडल को पकड़े ही रखेंगे, और
अगले क्षण मतलब 2-4-10 सेकंड का वेट करते करते, ऐसे भी नहीं कि फटाक से वहाँ ले गए, मोटर को चलने तो दो, थोड़ी थोड़ी स्पीड भी चलने दो साथ में। पॉइंट नंबर 2 पर लाए, 3 पर लेकर आ रहे हैं, 4 पर लेकर आ रहे हैं, तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस अपने आप सर्किट से बाहर हो रहा है। यहाँ से चला, अब 4 नंबर से है तो देखो करंट तो इस ओर ही जाएगी ना, यहाँ से होते हुए आ रहा है, ये इतना सारा रेजिस्टेंस है तो लगभग आउट हो गया, यूँ समझ लो कि बाहर हो ही गया। अब यहाँ से होते हुए, इस तरफ से होते हुए ये यहाँ जा रहा है और इस साइड से होते हुए मोटर को मिल रहा है ना। पढ़े लिखों की कॉलोनी है, लेकिन क्या करें यार, इस तरह की चीज़ें सामने आती है। कोई बात नहीं, समझ गए, यहाँ तक हटा दूँ। बाहरी प्रतिरोध यूरेका का बना होता है और बस अब जैसे ही हमारा हैंडल पॉइंट नंबर 6 पर आता है ना, तो यहाँ देखो एक कॉइल लगी हुई है जिसका नाम है NVC। इसे 9 वोल्ट कॉइल बोलते हैं, लेकिन इसी का दूसरा नाम है होल्डिंग कॉइल। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। AC में कॉन्टेक्टर होते हैं, इसलिए इसको कॉन्टेक्टर कॉइल भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अब तो सीरीज में जुड़ी हुई है तो कोई खास रेटिंग नहीं है, लेकिन वैसे ये 24 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक की होती है, और अपने ड्यूअल स्टार्टर में तो 415 वोल्ट की भी होती है। ड्यूअल स्टार्टर में तो 415 वोल्ट रेटिंग भी इसकी होती है, क्योंकि ये 2 फेजों के बीच में वहाँ कनेक्ट होती है। स्टार्ट स्टॉप बटन आते हैं और दोनों। अब इसका मैग्नेट बन रहा है, ये एक तरह का विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैग्नेट बन रहा है तो ये हैंडल का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कास्ट आयरन का है, क्योंकि इसमें से सप्लाई जा रही है। ये रिस्की होते, ध्यान रखना। ऊपर से जो आपने पकड़ रखा है वो या तो प्लास्टिक का या लकड़ी का होगा। यहाँ स्प्रिंग के माध्यम से इस कास्ट आयरन के हैंडल में से, ध्यान से समझना, सप्लाई जा रही है। लेकिन अभी कास्ट आयरन का है तो ये मैग्नेट क्या करेगा, कास्ट आयरन को अपनी ओर पकड़ के रखेगा। अब हम यदि हैंडल को छोड़ भी देंगे तो भी हैंडल ऑफ पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इस मैग्नेट ने उसको पकड़ कर रख लिया। पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से आउट हो गया, मोटर अपनी पूरी गति से चल रही है, आर्मेचर में भी बैक EMF आ गया तो वो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, और जलने की भी अब कोई रिस्क उसमें नहीं है। समझ गए बेसिक फंडा। यहाँ से पॉइंट वो वापस आता है, देखो मैंने जो आपको लिखवाया था कि यदि एक मोटर में चलते समय बैक EMF 0 हो जाए तो क्या होगा, मैंने बताया आर्मेचर जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस तो सर्किट में है नहीं। बैक EMF अगर नहीं होगा तो पूरा अपोजिशन उस पर आएगा और वो विरोध करते ही तुरंत चल जाएगा, है ना। सप्लाई का जो है वो रेजिस्टेंस तो 1 ओम है, पूरी वोल्टेज उसको मिलेगी, पूरी वोल्टेज के साथ में कोई धारा है नहीं, तो ज़्यादा धारा के कारण जल जाएगा। ये था पूरा 2 पॉइंट स्टार्टर की संरचना। यहाँ 2-3 चीज़ें समझनी है। इस स्टार्टर में ओवरलोड रिले नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये केवल सीरीज मोटर के लिए उपयोग में लिया जाता है। सीरीज मोटर की एक खास बात होती है कि इसे बिना भार के कभी नहीं चलाना चाहिए। चलो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे, है ना। यहाँ से जो 2-3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि ओवरलोड रिले, तो ध्यान रखना है ओवरलोड रिले नहीं होती। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्यों नहीं होती, तो आपको आंसर देना है कि ये सीरीज मोटर के लिए होता है, और सीरीज मोटर बिना भार के चलाई जाती। हमें सीरीज मोटर पर कोई लोड देना ही नहीं है ना। क्यों, कि सीरीज मोटर भार पर स्टार्ट की जाती है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यदि ओवरलोड है तो मोटर चलेगी नहीं स्टार्टिंग में ही, है ना। स्टार्टिंग में ही बात खत्म हो गई, मतलब मोटर पर पहले भार देना है फिर स्विच ऑन करना है। अगर ओवरलोड होगी तो मोटर नहीं चल पाएगी, उस लोड को सहन नहीं करेगी। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, NVC, तो इनके बारे में तो चलो मैं अलग लिखवाऊंगा, तीनों स्टार्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो। दूसरा नाम पूछ सकता है आपसे, होल्डिंग कॉइल बोलते हैं। पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, 9 वोल्ट कॉइल बोलते हैं। और आगे लिखवाऊंगा, यहाँ इस स्टार्टर में जो NVC होती है वो मोटे तार कम टर्न की होती है, और बाकी दोनों में पतले तार अधिक टर्न की। तो ये मैं कंपैरिजन
तीनों स्टार्टर का करवाऊंगा तो लिखवाऊंगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट से आपको बाकी दोनों स्टार्टर जो है ना वो और करवा दूँ। ये है स्टार्टर की व्यवस्था, आप देख रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर में देखो क्या हो रहा है कि एक सप्लाई का सिरा फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर को दोनों को एक साथ प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि इस बार फील्ड समांतर में है। दूसरा सप्लाई से होते हुए वही ओ पोजीशन पर आकर रुका और बाहरी रेजिस्टेंस के थ्रू बाद में फील्ड और आर्मेचर दोनों को मिलना था। यहाँ आने के बाद में देखो ये रहा, ठीक है ना। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना बस, ठीक है। तो ये सप्लाई वाला पॉइंट है, यहाँ से निकल करके देखो आर्मेचर को आएगा और यहीं से निकलने के बाद में है ना, ये जो आर्मेचर को आ रहा है यहाँ से देखो ये रहा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है भाई, शॉर्टिंग होता तो ये खुद ही हाईलाइट कर देता। दरअसल कंस्ट्रक्शन क्या है, दोबारा सुन लो। माइनस वाला टर्मिनल आर्मेचर और फील्ड को सीधा मिला, प्लस वाला यहाँ से होते हुए ओवरलोड रिले में से, यहाँ पर इस बार ओवरलोड रिले लगी हुई, ध्यान से देखना। स्पाइरल स्प्रिंग और कास्ट आयरन हैंडल से होते हुए आया, पॉइंट नंबर 1 पर आते देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस के थ्रू मोटर को मिला, लेकिन यहाँ से हमने एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस उठाया हुआ है जो एनवीसी को होते हुए फील्ड को मिल गया। यानी मोटर स्टार्ट होते ही फील्ड वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज उसी समय मिल जाती है। आर्मेचर को स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज मिल रही है, लेकिन फील्ड को पहले मिल जाती है। तो क्या किया हुआ है इसके लिए, अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट ये है कि यहाँ से स्टड नंबर 1 से सीधा एक लूप हमने उठाया हुआ है और वो लूप 9 वोल्ट कॉइल के थ्रू एनवीसी के थ्रू होता हुआ फील्ड वाइंडिंग को मिल जाता है। यानी यहाँ पर 2 बातें हो गई, एक तो यहाँ एनवीसी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में है, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कैसे जुड़ी होती है या कहाँ संयोजित होती है, तो ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में होती है। वहाँ अगर 2 पॉइंट की बात करें तो मोटर के सीरीज में कहलाएगी वो, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में थे तो मोटर की सीरीज में कहलाए। यहाँ पर एक रिले और आपने देख ली, वो है ओवरलोड रिले, OLC बोलते हैं। ये कैसे काम करती है इस पर मैं बात करूँगा बाद में। पहले ये देखो, तो जैसे ही अपन धीरे धीरे आर्मेचर के स्टड को आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ आते ही ऑन हो जाएगा और हैंडल को एनवीसी पकड़ कर रखेगा और मोटर पूरी वोल्टेज के साथ काम कर रहा है। 2 पॉइंट स्टार्टर की तरह यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन सेम थी, लेकिन यहाँ इस स्टार्टर में एक कमी आ गई। कमी क्या आई कि स्टड नंबर 1 से लेकर 6 की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से बाहर हो रहा था, लेकिन फील्ड सर्किट में जुड़ता जा रहा था। फील्ड के सर्किट में जुड़ता जा रहा है। कैसे गुरुजी? देखो कि फील्ड वाइंडिंग को सबसे पहले 1 नंबर स्टड पर जैसे ही हम गए तो देखो सीधी सप्लाई मिल रही है, लेकिन स्टड नंबर 2 पर गए तो इस बार इतने रेजिस्टेंस में से होने के बाद आ रही है। मान लीजिए कि हम यहाँ स्टड नंबर 5 पर पहुँचे तो आर्मेचर को तो यहाँ से होकर के सीधी वोल्टेज मिल गई, लेकिन फील्ड वाइंडिंग को देखो 4 3 2 1 यहाँ से होने के बाद में अब मिल रही है। देखो तो कि फील्ड फ्लक्स स्टार्टिंग में ज़्यादा मजबूत था, बाद में धीरे धीरे फील्ड फ्लक्स कमज़ोर हो गया अपने आप ही स्वाभाविक रूप से। तो ये कमज़ोर फ्लक्स लोड पर टॉर्क कम कर देगा, क्योंकि मैंने लिखा है ना कि डीसी मोटर का टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है। टॉर्क वाली क्लास में देखा आपने, आर्मेचर करंट और फ्लक्स के समानुपाती हमने लिखा। यानी टॉर्क कमज़ोर हो गया फ्लक्स कम होने से, तो लोड पर मोटर का जो काम करने का तरीका है या टॉर्क जो है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। ये ड्रॉबैक। दूसरी बात, ये पूरा रेजिस्टेंस वाला करंट एनवीसी इस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में ही तो है। जब करंट कम हुआ तो एनवीसी का भी तो करंट कम हो गया ना। यानी एनवीसी ने स्टार्टिंग में बहुत मजबूत फ्लक्स बना रखा था, उस समय हैंडल इसके पास नहीं था। जब फाइनली यहाँ से रोटेट होता हुआ हैंडल इसके पास पहुँचा, उस दौरान एनवीसी का मैग्नेट तो थोड़ा और कमज़ोर हो गया। अब यहाँ स्प्रिंग में तनाव होता है, यानी हल्का सा कंपन आता है, तो ये स्प्रिंग एनवीसी से हैंडल को छुड़ाकर अपने आप ले जाएगी।
बिना किसी कारण से मोटर ट्रिप हो गई। जब तक एनवीसी का मैग्नेट बनता रहता है, ये विद्युत चुंबक है, तब तक हैंडल नहीं छूटना चाहिए। एक ही कंडीशन में सब ट्रिप होना चाहिए, 9 वोल्ट, यानी जब सप्लाई चली जाए, एनवीसी का मैग्नेट बंद हो गया, हैंडल को छोड़ दे और मोटर भी बंद हो जानी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ नहीं आती, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरी बात, अगर आप फील्ड में रियोस्टेट लगाकर स्पीड कंट्रोल करते हैं तो एनवीसी का मैग्नेट कमज़ोर हो जाएगा, यानी फील्ड नियंत्रण गतिविधि आप यहाँ काम में नहीं ले सकते। तो ये कई सारे ड्रॉबैक है, मैं आपको लिखवाना जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है एनवीसी कैसे जुड़ती है, ऑप्शन मिलेगा फील्ड के सीरीज में, ठीक है। दूसरा ओएलसी के कैसे जुड़ता है, सप्लाई के सीरीज में। ओएलसी सप्लाई के सीरीज में कहलाती है। ओएलसी काम कैसे करती है, जब मोटर ओवरलोड होती है तो ये ट्रिप करवाती है। कैसे ट्रिप करवाती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसे ट्रिप करवाती है कि जब तक मोटर में से नॉर्मल करंट चल रहा है, तो ये सीरीज में लगी हुई है, तो इसमें से भी तो करंट जा रहा है ना, तो ठीक ठाक है। जैसे ही हाई करंट जाता है तो इसका मैग्नेट और उत्तेजित होता है। और ये देखो एक प्लंजर है लोहे का, ये प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच लेगी, ज़्यादा मजबूत मैग्नेट बनेगा ना। अभी तो ये प्लंजर हैवी है, इसका मैग्नेट इतना कमज़ोर है कि इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही और मजबूत इसका मैग्नेट बनेगा, ज़्यादा करंट चलेगी, तो सीधी सी बात है ना, विद्युत चुंबक में तो करंट हैवी होगा तो मजबूत मैग्नेट बनेगा, तो ये ऊपर खींचेगा। ऊपर खींचेगा तो देखो यहाँ पर ये दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करा देगा। और ये दोनों पॉइंट किसके थे, एनवीसी के, यानी एनवीसी के कॉन्टैक्ट को शॉर्ट करवाती है ये। एनवीसी का मैग्नेट फेल, एनवीसी का मैग्नेट फेल तो एनवीसी हैंडल को पकड़ कर रख नहीं पाएगी, वो हैंडल को छोड़ देगी और मोटर ट्रिप हो गई। समझ गए ना। ओवरलोड रिले कैसे लगी होती है, सप्लाई के सीरीज में। काम कैसे करती है, ओवरलोड होने पर एनवीसी के सिरे शॉर्ट करवा देती है, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ओएलसी मोटे तार कम टर्न की है, ठीक है, और एनवीसी पतले तार अधिक टर्न की। तो ये पेपर में एक सवाल आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, बस और कुछ नहीं। और कमियाँ पूछ सकता है इसकी, तो कमी एक तो गति नियंत्रण के लिए फील्ड रियोस्टेट का उपयोग नहीं, ये सवाल, ठीक है। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, दूसरा जो इसमें कारण आपसे पूछा जाएगा या कमी या लिखना या कुछ भी, तो उसमें आप लिख देना वो कि आर्मेचर प्रतिरोध घटता है तो फील्ड प्रतिरोध बढ़ता है, बस एक ये कमी लिख देना, ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध घटता है तो फील्ड का प्रतिरोध बढ़ने लग जाता है, जिससे फील्ड का फ्लक्स कमज़ोर होता है और टॉर्क कम हो जाता है, ये इसमें लिख देना। अब आ जाओ 4 पॉइंट स्टार्टर पर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर की बेसिक सी चीज़ें हैं। क्या किया हमने कि इसमें हमने बाहर कर दिया किसको, एनवीसी को फील्ड से। तो सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर कि एनवीसी कहाँ जुड़ी होती है, ठीक है ना, यही आएगा और कुछ नहीं। तो इसे प्रोटेक्टिव रेजिस्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संरक्षी प्रतिरोध या सुरक्षा प्रतिरोध। तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टर के सीरीज में लगी होती है, बस बाकी सारे फंक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस बार हमने एक अलग से ही रेजिस्टर जोड़ दिया इस सर्किट में, और कुछ नहीं है ना। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं थी तीनों स्टार्टर की, बस इतना ध्यान रखना। बस एक बार सारी चीज़ें और देख लो और वीडियो रोक करके लिख लेना। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसका वीडियो रोको और लिखो। और ये 2 पॉइंट स्टार्टर है, बस इतना सही है, ठीक है। चलो हो गया टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अच्छे से नोट कर लेना। मुझे लग रहा है कि ठीक है, टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर हो गया।